हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप एमएलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम सिर्फ आंसर को ही नहीं बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। ये वीडियो आपके रिविजन के बहुत ही हेल्पफुल होने वाले है, तो वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन सी एचडीएल, ऑप्शन डी एलडीएल। तो इसका जो राइट आंसर है एलडीएल। एलडीएल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखिए, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड की आर्टरीज में जमा हो जाते हैं और ब्लॉकेज बना लेते हैं। अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल, कभी कभी एग्जाम में गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी पूछा भी है। गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को कहते हैं। एचडीएल का फुल फॉर्म हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। क्यों? देखिए, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं। ये एलडीएल को आर्टरी से साफ करते हैं और लीवर तक ले जाते हैं, जहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है बैड कोलेस्ट्रॉल का एलडीएल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट शुड कीप अवे फ्रॉम लाइट। है ना, कौन सा बायोकेमिस्ट्री टेस्ट लाइट से दूर रखना चाहिए। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी बिलिरुबिन, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिलिरुबिन होगा। देखिए, बिलिरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में आरबीसी के टूटने पर बनता है ना। बिलिरुबिन सनलाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट से टूट जाता है और टेस्ट का रिजल्ट गलत आ सकता है। इसलिए जो ब्लड सैंपल बिलिरुबिन टेस्ट के लिए होता है उसे डार्क बोतल या एल्युमिनियम फॉयल में कवर करके रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बिलिरुबिन। अदर ऑप्शन की बात करें, यूरिया एक बेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी फिल्टर करती है और इसको लाइट से कोई नुकसान नहीं होता है। एक है ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्लड शुगर का टेस्ट है जो लाइट से अफेक्ट नहीं होता है। एक है कैल्शियम। कैल्शियम एक मिनरल है जो लाइट से अफेक्ट नहीं होता है। तो लाइट से अफेक्ट बिलिरुबिन होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज इंक्लूड एसीटोएसिटिक एसिड, एसीटोन एंड डायसिस। 3 प्रकार के कीटोन बॉडीज होते हैं जिसमें से एक एसीटोएसिटिक दिया हुआ है, एसीटोन दिया है, तो थर्ड कौन सा होगा। ऑप्शन है ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटिलिक एसिड या फिर डी एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेट एसिड। कौन कौन होते हैं? एसीटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट और एसीटोन होते हैं। देखिए, जब हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए ग्लूकोज नहीं मिलता जैसे फास्टिंग में, तो फैट का ब्रेकडाउन होता है जिससे कीटोन बॉडीज बनती है जो एनर्जी का सोर्स होती है। कीटोन बॉडीज 3 प्रकार की, एसीटोन, एसीटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट होती है। तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑल्सो परफॉर्म्ड कार्डियक एंजाइम फंक्शन। कौन सा एंजाइम कार्डियक मीन्स हार्ट एंजाइम की तरह काम करता है। ऑप्शन ए एसिड फॉस्फेटेज, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी एलडीएच, ऑप्शन डी एएलटी। देखिए, ऑप्शन ए है एसिड फॉस्फेटेज। इसका जो राइट आंसर है पहले बताते हैं, इसका राइट आंसर एलडीएच होगा। देखिए, कार्डियक एंजाइम वो होते हैं जो हार्ट के डैमेज होने पर ब्लड में बढ़ने लगते हैं, जैसे मायोग्लोबिन, सीकेएमबी, ट्रोपोनिन, एएसटी और एलडीएच। एलडीएच सिर्फ हार्ट में नहीं बल्कि लीवर, मसल्स, किडनी, लंग्स और ब्रेन में भी होता है। जब हार्ट अटैक होता है तो एलडीएच का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, इसलिए कार्डियक एंजाइम में यूज होता है। अब ऑप्शन की बात, अदर ऑप्शन की बात करते हैं, एसिड फॉस्फेटेज। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और बोन मैरो से रिलेटेड एंजाइम है। तो हमारा रॉन्ग आंसर है कि क्रिएटिनिन। तो ये किडनी फंक्शन बनाने वाला मार्कर होता है ना। अब एक ऑप्शन ALT। तो ALT मीन्स
एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज, ये लीवर एंजाइम है ना। तो इसका जो राइट आंसर है एलडीएच। ये सारे कार्डियक एंजाइम दिए गए हैं यहाँ पे, जिसमें आपको इनिशियल रिस्क, पीक पे कब पहुँचते हैं और बैक टू नॉर्मल कितने दिन में फिर से वापस नॉर्मल हो जाते हैं। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सैंपल इज टेकन इन इरिटेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिजल्ट विल अफेक्ट। अगर सैंपल इरिटेटिव में लिया जाए तो कौन सा बायोकेमिस्ट्री टेस्ट अफेक्ट होगा। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर है कैल्शियम होगा। देखिए ईडीटीए एक चिलेटिंग एजेंट होता है, ईडीटीए एक चिलेटिंग एजेंट है जो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है और उसको इनएक्टिव कर देता है। अगर हम ईडीटीए ट्यूब में कैल्शियम का टेस्ट करें तो रिपोर्ट क्या होगा, हमारा गलत आ सकता है। इसलिए कैल्शियम टेस्ट के लिए ईडीटीए ट्यूब का यूज नहीं किया जाता है ना। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है ईडीटीए को अफेक्ट नहीं करता है, तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी12, ऑप्शन डी विटामिन बी6। इसका जो राइट आंसर है विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस का मेन रीजन विटामिन ए की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मायोकार्डियल इन्फेक्शन विल हैपन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियक एंजाइम विल एलिवेट फर्स्ट। जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स हार्ट अटैक होता है तो कौन सा कार्डियक एंजाइम सबसे पहले बढ़ता है। ऑप्शन है एलडीएच, ऑप्शन बी सी के, ऑप्शन सी एएलटी, ऑप्शन डी एएसटी। तो इसका जो राइट आंसर है सी के मीन्स क्रिएटिन काइनेज। जब हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले सी के एंजाइम बढ़ने लगता है, क्योंकि हार्ट मसल के डैमेज होने पर तुरंत रिलीज होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। एलडीएच ये लेट से बढ़ता है, करीब 12 to 24 आवर्स के बाद। एएलटी ये तो लीवर एंजाइम है। एएसटी ये हार्ट अटैक में बढ़ता है लेकिन पहला एंजाइम नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस विच लीवर एंजाइम इज मोर स्पेसिफिक टू चेक। अगर किसी व्यक्ति को एक्यूट हेपेटाइटिस हो तो लीवर का कौन सा एंजाइम टेस्ट सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। ऑप्शन है एएलटी, ऑप्शन बी एएसटी, ऑप्शन सी एएलपी या फिर बोथ एएलटी एंड एएसटी। देखिए एक्यूट हेपेटाइटिस एक लीवर इन्फेक्शन है। जब लीवर डैमेज होता है तो कुछ स्पेशल एंजाइम ब्लड में बढ़ने लगते हैं जिन्हें लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से चेक किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा एएलटी होगा। जब लीवर डैमेज होता है तो एएलटी का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। एएलटी सिर्फ लीवर से ही रिलेटेड होता है, इस वजह से हेपेटाइटिस का सबसे स्पेसिफिक मार्कर है। लेकिन एएसटी लीवर के साथ साथ हार्ट, मसल और किडनी में भी होता है। एएलपी ये लीवर के अलावा बोन्स और बाइल डक्ट में भी होता है। तो हमारा बोथ एएलटी निश्चित होगा नहीं, कौन होगा, सिर्फ एएलटी एक स्पेसिफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टेट और पायरुवेट इज कॉल्ड। ग्लूकोज का लैक्टेट या फिर पायरुवेट में कन्वर्जन किस प्रोसेस को कहते हैं, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन सी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ऑप्शन डी ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं ना। ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज C6H12O6 का ब्रेक डाउन करके एटीपी मीन्स एनर्जी बनाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस के एंड में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट बनता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और फिर एटीपी बनता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो पायरुवेट फिर लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। तो जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलाइसिस। अदर ऑप्शन की बात करें तो अदर ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर में ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करती है। ये तब होता है जब बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है और उसको स्टोर करना होता है, तभी ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं उसे। अब एक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है जिससे ग्लूकोज रिलीज होता है।
एक है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये प्रोटीन्स और फैट से ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस है ना। ये फास्टिंग या फिर स्टार्वेशन के दौरान होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका जो राइट आंसर है हमारा ग्लाइकोलाइसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिवेटेड यूरिन यूरोबिलिनोजेन एंड नेगेटिव टेस्ट फॉर यूरिन बिलिरुबिन में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर यूरिन में यूरोबिलिनोजेन का लेवल बढ़ा हो, है ना, एलिवेटेड, लेकिन बिलिरुबिन टेस्ट नेगेटिव आए तो किस बीमारी को इंडिकेट करेगा। देखिए ऑप्शन ए एक्यूट हेपेटिक टॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी हिमोलाइटिक डिजीज या फिर ऑप्शन डी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स यूटीआई। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा हिमोलाइटिक डिजीज होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं यूरोबिलिनोजेन और बिलिरुबिन का रोल। देखिए आरबीसी का ब्रेकडाउन होने पर जो हीमोग्लोबिन होता है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। लीवर बिलिरुबिन को प्रोसेस करता है और बाइल के साथ इंटेस्टाइन में भेजता है। इंटेस्टाइन में बिलिरुबिन को यूरोबिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है, यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट करता है। यूरोबिलिनोजेन का कुछ हिस्सा वापस ब्लड में जाता है और किडनी के थ्रू यूरिन में आता है। अब बात करते हैं हिमोलाइटिक डिजीज की। देखिए हिमोलाइटिक डिजीज में भी यही होता है। हिमोलाइटिक डिजीज में आरबीसी का ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है। अब आरबीसी का ज़्यादा ब्रेकडाउन होने से बिलिरुबिन का प्रोडक्शन क्या होगा, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। लीवर इस एक्स्ट्रा बिलिरुबिन को फिर बाइल में भेजता है, जिससे ज़्यादा यूरोबिलिनोजेन बनता है, लेकिन लीवर ठीक से प्रोसेस को कर लेता है, इसलिए यूरिन में बिलिरुबिन नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है हिमोलाइटिक डिजीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन लाइट सोर्स फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन द विजिबल रेंज आईडी। देखिए कह रहा कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के विजिबल रेंज के लिए सबसे कॉमन लाइट सोर्स कौन सा होता है। देखिए सबसे कॉमन लाइट सोर्स कौन सा होता है विजिबल रेंज के लिए। तो विजिबल रेंज के लिए यहाँ पे देखिएगा 330 to 900 ENM है, इसको याद रखिएगा, इसी के बीच विजिबल रेंज होता है। इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है क्या, ट्रिड्यूमियम लैम्प, बी है ड्यूटेरियम लैम्प, सी है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प एंड डी है टंगस्टन लैम्प। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, टंगस्टन लैम्प। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक टेक्निक है जो किसी सब्सटेंस के लाइट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को मेजर करती है। ये टेक्निक लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट, केमिकल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए भी यूज होती है। अब टंगस्टन लैंप जो है, देखिए टंगस्टन लैंप ना 330 to 900 एनएम तक लाइट इमिट करता है ना, जो कि विजिबल रेंज में आता है। इस वजह से टंगस्टन लैंप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में सबसे कॉमनली यूज होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द मेजर आयरन स्टोरेज कंपाउंड इज, आयरन स्टोरेज का मुख्य कंपाउंड कौन सा है, मेजर है ना, शरीर में आयरन स्टोर का मुख्य कंपाउंड कौन सा होता है। फर्स्ट इज हेमोसोडियम, सेकेंड इज फेरिटिन, थर्ड इज साइड्रोटिक ग्रेन्यूल्स, डी ट्रांसफेरिन। इसका जो राइट आंसर है फेरिटिन होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। फेरिटिन एक प्रोटीन है जो आयरन स्टोर करती है और जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है ना। ये लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और मसल्स में स्टोर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन फ्रैक्शन दैट माइग्रेट्स मोस्ट रैपिडली टुवर्ड एनोड इज। प्रोटीन फ्रैक्शन सबसे तेजी से एनोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करता है, तो कौन सा है, कौन सा प्रोटीन फ्रैक्शन। ऑप्शन अल्बुमिन, बीटा, गामा एंड अल्फा फर्स्ट।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस से आया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन एक जेल या पेपर पर रखा जाता है और इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है। प्रोटीन का मूवमेंट उनका चार्ज और साइज डिसाइड करता है। जब प्रोटीन मूवमेंट करता है तो उसका साइज और चार्ज डिसाइड करता है। जो प्रोटीन ज़्यादा निगेटिवली चार्ज होता है वो इनेट की तरफ जल्दी मूव करेगा। अल्बुमिन सबसे ज़्यादा निगेटिवली चार्ज होता है, अल्बुमिन ही सबसे ज़्यादा निगेटिवली चार्ज होता है। इस वजह से इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान सबसे फास्ट एनोड की तरफ मूव करेगा। तो राइट आंसर हमारा अल्बुमिन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मॉनिटर अ डायबिटिक पेशेंट लॉन्ग टर्म कंट्रोल। डायबिटिक पेशेंट कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है। फर्स्ट इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, सेकेंड इज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन मीन्स HbA1c, थर्ड इज फास्टिंग ब्लड शुगर, सेकेंड इज पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हुआ, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। देखिए HbA1c टेस्ट बताता है कि पिछले 2-3 मंथ में ब्लड शुगर लेवल कैसा रहा। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट का HbA1c लेवल 7% से कम हो तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ कंट्रोल में। अगर HbA1c ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट का एंटीबॉडीज अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर इसमें हमारा HbA1c में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है ना। अब एक नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है, देखिए GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट डायबिटीज़ होती है उसकी डायग्नोसिस करने के लिए यूज होता है, ना कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल मॉनिटर के लिए। तो डायबिटीज़ डायग्नोसिस के लिए होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना तो हमको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। एक है FBS फास्टिंग ब्लड शुगर, ये सिर्फ उस वक्त के ब्लड शुगर लेवल को बताता है जब पेशेंट 8 से 12 घंटे तक कुछ नहीं खाया हुआ हो, है ना। एक है पोस्ट पैरेंडियल मतलब PPBS, इसमें खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें हमारा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग सीरम टोटल प्रोटीन इज डिपेंडेंट अपॉन। बायूरेट मेथड का कौन सा फैक्टर यूज करके सीरम टोटल प्रोटीन मेजर करता है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए अमीनो एसिड कंटेंट, ऑप्शन बी नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन कंटेंट, ऑप्शन डी प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तो इसका जो राइट आंसर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बायूरेट मेथड एक केमिकल टेस्ट है जो सीरम में टोटल प्रोटीन का मेजर करता है। इस टेस्ट का प्रिंसिपल प्रोटीन स्ट्रक्चर पर बेस्ड है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड का रोल होता है। किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का रोल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब प्रोटीन तो पता है अमीनो एसिड से बने होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अब बायूरेट रिएजेंट प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है। जो बायूरेट रिएजेंट होता है वह प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन में वायलेट कलर बनता है। जितना ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वायलेट कलर होगा। राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज यूरिन प्रिजर्वेटिव। यूरिन सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए इनमें से कौन सा सब्सटेंस यूज होता है। ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी बोरिक एसिड, ऑप्शन सी ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑप्शन डी पिक्रिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बोरिक एसिड। देखिए जब यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया और केमिकल चेंज होने लगते हैं, इसलिए यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है ताकि सैंपल फ्रेश रहे और रिजल्ट एक्यूरेट मिले। देखिए तो बोरिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो करता है, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी में
इसलिए माइक्रोबायोलॉजी और यूरिन एनालिसिस के लिए बेस्ट प्रिजर्वेटिव यही होता है हमारा बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर्स लाइट दैट इज स्कैटर्ड बाय अ स्मॉल पार्टिकल्स एट राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री टू द बीम इंसिडेंट ऑफ द क्यूवेट इन द प्रिंसिपल लॉ। कौन सा टेक्निक लाइट के स्कैटरिंग को राइट एंगल पर मेजर करती है जब वो स्मॉल पार्टिकल से टकराती है? किसके टकराने पे? स्मॉल पार्टिकल्स के टकराने तो वह कौन सा टेक्निक है? ऑप्शन फर्स्ट फ्लोरोमेट्री, ऑप्शन बी टर्बिडीमेट्री, ऑप्शन सी नेफेलोमेट्री या ऑप्शन डी ओस्मोमेट्री। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? नेफेलोमेट्री। जब एक लाइट बीम किसी सॉल्यूशन से देखिए, जब एक लाइट बीम किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट स्मॉल पार्टिकल से टकराती है तो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। अब जो नेफ्लोमेट्री उस स्कैटर लाइट को राइट एंगल में मेजर करती है ना, इसको कहते हैं राइट एंगल में मेजर करती है। ये टेक्निक बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में प्रोटीन और एंटीजेन की मात्रा मेजर करने के लिए यूज होता है। मेन कारण इसका यही है कि इससे प्रोटीन और एंटीजन की मात्रा को मेजर किया जा सके। इसका राइट आंसर हमारा है नेफ्लोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल शो इंक्रीज लेवल ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज? इनमें से कौन सी कंडीशन में अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑप्शन डी 2 and 3 बोथ। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बोथ। देखिए कैसे, अल्कलाइन फॉस्फेट एक एंजाइम है जो लीवर, बोन्स, प्लासेंटा और बाइल डक्ट में पाया जाता है। इसका लेवल तब बढ़ता है जब इसमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा? 2 and 3। देखिए 2 में क्या? थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कब? लास्ट ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो ब्लड में बढ़ जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में एएलपी का मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज का बढ़ना कोई चिंता की बात नहीं होती है। एक है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। देखिए अगर बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाए तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ने लगता है और लीवर से बाइल डक्ट्स के थ्रू बाइल पास नहीं कर पाती है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है। तो इस दोनों कंडीशन में भी हमारा क्या है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस में देखिए, हेपेटाइटिस में लीवर से डैमेज होता है लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता है। हेपेटाइटिस में एएलटी और एएसटी एंजाइम का लेवल बढ़ता है। एएलपी का लेवल प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बढ़ता है। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ 2 and 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट बिल्डुबिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डायरेक्ट बिल्डुबिन को और किस नाम से जाना जाता है? अनकंजुगेटेड बिल्डुबिन, कंजुगेटेड बिल्डुबिन, वाटर सोल्यूबल बिल्डुबिन, बोथ 2 and 3। देखिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट ज़्यादातर गलती करते हैं। एक डायरेक्ट बिल्डुबिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो डायरेक्ट बिल्डुबिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक तो होगा, देखिए डायरेक्ट बिल्डुबिन को हम लोग कंजुगेटेड बिल्डुबिन भी बोलते हैं, है ना, और एक वाटर सोल्यूबल बिल्डुबिन भी बोलते हैं, है ना। कंजुगेटेड बिल्डुबिन जो होते हैं वाटर सोल्यूबल बिल्डुबिन होते हैं, लेकिन जो अनकंजुगेटेड होते हैं इनसोल्यूबल बिल्डुबिन होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट भी होते हैं, है ना। ये सारे जो है पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए देख तो हमारा आगे डायरेक्ट बिल्डुबिन कौन सा? कंजुगेटेड बिल्डुबिन, और कंजुगेटेड बिल्डुबिन क्या है? एक वाटर सोल्यूबल बिल्डुबिन है। तो बोथ ऑप्शन हमारा
सही होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ 2 एंड 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है ना? इन प्रोडक्ट की बात है किसका? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी जैंथिन, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन डी गुआनिन। तो इसका राइट आंसर है यूरिक एसिड। देखिए प्यूरिन से एक तरह का क्या होता है? नाइट्रोजेनस बेस होता है ना, नाइट्रोजेनस बेस होता है जो डीएनए और आरएनए का हिस्सा होता है। जब प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है तो उनका फाइनल बेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है जो किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोएंजाइम ऑफ क्रिएटिनिन काइनेज। क्रिएटिनिन काइनेज के कितने आइसोएंजाइम होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन। तो कितने आइसोएंजाइम होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? पहला CKBB, सेकेंड CKMB एंड थर्ड CKMB, मतलब 3 होते हैं। देखिए CKBB मतलब जो CKBB होते हैं ये है क्या? ब्रेन टाइप होते हैं, मेनली ब्रेन टाइप होते हैं, क्योंकि ब्रेन में भी होते हैं, प्रोस्टेट में भी, लंग्स में भी, यूरिनरी ब्लैडर में भी, यूट्रस में भी, प्लासेंटा में भी, GIT में भी और थायराइड में भी। उसी प्रकार यहाँ CKMB है। तो CKMB का मतलब क्या हुआ? कार्डियक टाइप होते हैं। CKBB हमारा ये ब्रेन टाइप होता है मेनली, ये हमारा कार्डियक टाइप होता है जो कि कार्डियक मसल में भी और कुछ स्केलेटल मसल में भी होते हैं। एक हमारा CKMM, ये मेनली क्या? मसल टाइप होते हैं जो कि 99% हमारा स्केलेटल मसल में होते हैं और वो और कार्डियक मसल में भी होते हैं CKMM। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि 3 टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एंटीकोगुलेंट यूज फॉर शुगर एस्टिमेशन? शुगर एस्टिमेशन के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज होता है? ऑप्शन फर्स्ट EDTA, ऑप्शन सेकेंड सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन थर्ड सोडियम साइट्रेट, ऑप्शन फोर्थ हेपारिन। तो इसका जो राइट आंसर है सोडियम फ्लोराइड। किसकी बात हो रही है? यूज फॉर शुगर एस्टिमेशन। तो शुगर एस्टिमेशन के लिए हम लोग कौन सा करते हैं? सोडियम फ्लोराइड। ग्लूकोज एस्टिमेशन फॉर सोडियम फ्लोराइड। सारे जो है गाइस इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर हमारा सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो RBC और WBC में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रोकता है, इस वजह से ब्लड सैंपल में ग्लूकोज स्टेबल रहता है और एक्यूरेट शुगर एस्टिमेशन होता है। सोडियम फ्लोराइड के साथ पोटेशियम ऑक्जेलेट भी होता है ना, जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। इसका यूज मेनली फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर मीन्स RBS के लिए होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। एक हमारा देखिए EDTA का यूज CBC सब कुछ दिया हुआ है जिसको याद रखिए ना, CBC ब्लड सेल में करते हैं। ठीक है, सोडियम साइट्रेट PT APTT के लिए होता है, PT और APTT के लिए होता है। ठीक है, हेपेरिन प्लाज्मा बेस्ड बायोकेमिकल टेस्ट के लिए यूज होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है सोडियम फ्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया साइकिल अकर इन। यूरिया साइकिल किस में होगा, किस ऑर्गेन में होगा? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी लिवर। तो यूरिया साइकिल किस में होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, किस में? लीवर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए जब हम हाई रिच प्रोटीन खाते हैं जैसे कि दाल, मीट, एग्स, ये सब चीज़ कंज्यूम करते हैं तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है और अमोनिया बनता है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है और अमोनिया बनता है, जो अगर बॉडी में ज़्यादा हो तो डेंजरस हो सकता है। इसलिए बॉडी अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूरिया साइकिल का यूज करती है, जो सिर्फ कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल एक्सेप्ट। कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल नहीं है? एक्सेप्ट की बात है तो कौन सा नहीं है?
तो और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो राइट आंसर इसमें कौन सा, वो कौन सा नहीं है, विटामिन बी ना। जो विटामिन बी है हमारा क्या है, एक वाटर सोल्यूबल है। यहाँ पे वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दिए गए कौन कौन से है ना। वाटर सोल्यूबल हमारे B1, B2, B3, B5, मतलब जो सारे बी कॉम्प्लेक्स है वो आ गए, और एक सी, ठीक है। और फैट सोल्यूबल में हमारा विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे आते हैं फैट सोल्यूबल में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ LFT, कौन सा LFT का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सीरम बिल्डुबिन, ऑप्शन बी SGPT, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी यूरिया। तो कौन सा नहीं है, ये सारे लिस्ट जो दिए गए LFT टेस्ट के दिए गए, तो इसमें से कौन सा LFT टेस्ट का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यूरिया नहीं है। किसका है, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट का हिस्सा है, जो किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट होता है। अगर किडनी फेल हो जाए तो ब्लड में यूरिन लेवल बढ़ने लगता है, मतलब यूरिया लेवल बढ़ने लगता है। इसका गाइस इधर देखिए नॉर्मल वैल्यू भी दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HbA1c टेस्ट इज डन फॉर फॉलोइंग पेशेंट। HbA1c टेस्ट किस बीमारी के पेशेंट के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटिक पेशेंट के लिए, अर्थराइटिस या फिर एनीमिया पेशेंट के लिए। इसका जो राइट आंसर है डायबिटिक पेशेंट के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, HbA1c है ना। देखिए HbA1c टेस्ट है क्या, इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है, जो डायबिटीज के लॉन्ग टर्म, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, लॉन्ग टर्म कंट्रोल को चेक करने के लिए होता है। HbA1c को हम लोग ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। अमीनो एसिड किस चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। तो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए अमीनो एसिड वो छोटी से छोटी यूनिट होती है जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि दीवार बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, वैसे प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड की जरूरत होती है। तो हमारा राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। विटामिन के किस क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जरूरी होता है। देखिए तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 एंड 10, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। देखिए तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑल ऑप्शन होगा। कैसे, देखिए विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो है क्लॉटिंग फैक्टर दिए गए हैं, ये सभी क्लॉटिंग फैक्टर लीवर में विटामिन के की मदद से बनते हैं। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्लॉट प्रॉपरली नहीं बनेगा और पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। तो राइट आंसर इसमें ऑल ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीकोगुलेंट इज नॉट अ कैल्शियम चिलेटर। कौन सा एंटीकोगुलेंट कैल्शियम चिलेटर नहीं है। ऑप्शन ए ADTA, ऑप्शन बी हेपारिन, ऑप्शन सी ऑक्जेलेट, ऑप्शन डी सैटरेट। तो इसमें से कौन सा कैल्शियम चिलेटर नहीं है। पहले समझते हैं कि चिलेटन का मतलब क्या होता है। देखिए चिलेशन का मतलब होता है किसी मेटल आयन को बाइंड करके उसको इनएक्टिव करना। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयन जरूरी होता है। अगर कैल्शियम को बाइंड कर दिया जाए तो क्लॉटिंग प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा। अब एक ADTA, ऑक्जेलेट और साइट्रेट को चिलेट मीन्स बाइंड करके ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। कौन कौन, ADTA, ऑक्जेलेट और साइट्रेट बाइंड करके ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। लेकिन हेपारिन कैल्शियम को, जो हेपारिन होता है कैल्शियम को बाइंड नहीं करता बल्कि एक अलग तरीके से काम करता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हेपारिन। हेपारिन हमारा कैल्शियम चिलेटर नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व मतलब स्टोर किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी लैक्टेज। तो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। देखिए हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को रिजर्व करने का एक तरीका होता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज किया जा सके, जिससे हम लोग क्या करते हैं? ग्लाइकोजन। जब बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और उसका यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज सेक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन? बाइल किस ऑर्गन से सेक्रेट होता है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी पैनक्रियाज, ऑप्शन डी सैलिवरी ग्लैंड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है लिवर। बाइल एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें? फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ये लीवर द्वारा बनाया जाता है और टेम्पररी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, लीवर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड सेडिमेंट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिक्विड को सॉलिड सेडिमेंट, देखिए कह रहा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो लिक्विड होता है उसको सॉलिड सेडिमेंट से अलग करने के लिए यूज किया जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑटोक्लेव, सेंट्रीफ्यूज या फिर एनालिटिकल बैलेंस या फिर माइक्रोटोम। तो किस चीज़ का यूज करते हैं हम लोग? सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना। इस इंस्ट्रूमेंट का लिक्विड से मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने के लिए यूज होता है। हाई स्पीड की रोटेशन से हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और जो लिक्विड पोर्शन होता है हमारा ऊपर आ जाता है सेंट्रीफ्यूज करने से ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सेमेन इज कॉल्ड? सेमेन में स्पर्मेटोजोआ की अब्सेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ओलिगोस्पर्मिया, ऑप्शन बी हाइपोस्पर्मिया, ऑप्शन सी एजोस्पर्मिया, ऑप्शन डी हाइपरस्पर्मिया। तो इसका जो राइट आंसर है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में सेमेन में स्पर्म सेल्स नहीं होते। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखो ओलिगोस्पर्मिया, इस कंडीशन में ओलिगोस्पर्मिया मतलब इस कंडीशन में स्पर्म काउंट कम होता है, इसमें स्पर्म काउंट कम होता है। एक है हाइपोस्पर्मिया, इसमें सीमेन का टोटल वॉल्यूम कम होता है। एक है हाइपरस्पर्मिया, इस कंडीशन में सीमेन का वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा होता है। यहाँ पे सारे जो एबनॉर्मलिटीज हैं वहाँ दिए गए हैं और इसकी डिफिनेशन भी दिए गए हैं कि एस्पर्मिया क्या एब्सेंस ऑफ सीमेन, एजोस्पर्मिया क्या एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी केमिकल नेम है ना, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड या फिर राइबोफ्लेविन। तो राइट आंसर इसमें एस्कॉर्बिक एसिड। किसका है? विटामिन सी का। रेटिनॉल विटामिन ए का, फॉलिक एसिड विटामिन 9 का, राइबोफ्लेविन विटामिन 12 का केमिकल नेम है। तो विटामिन सी का कौन सा हो गया हमारा? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फचेट रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट? फचेट रिएजेंट का यूज किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए होता है? ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी कीटोन बॉडी, ऑप्शन सी बाइल पिगमेंट, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट हमारा इसका राइट आंसर है। फचेट रिएजेंट में फेरिक क्लोराइड होता है जो बिल्डुबिन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। अगर यूरिन या सीरम सैंपल में बाइल पिगमेंट मतलब बिल्डुबिन होता है तो टेस्ट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपका उसका रिएक्शन दिया जाएगा। देखिए शुगर, तो शुगर के लिए हम लोग बेंडिक टेस्ट करते हैं। बहुत देखिए इसका मेन पोर्शन इससे बनता है। शुगर के लिए एक तो बेंडिक टेस्ट जो कि कॉमनली स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन एक जो होता है हमारा फेलिंग टेस्ट होता है, FEH फेलिंग्स, एक होता है फेलिंग्स टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। फेलिंग्स टेस्ट होता है शुगर के लिए। कीटोन बॉडीज के लिए हम लोग करते हैं कौन सा? रोथराज टेस्ट या फिर नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अब एक प्रोटीन के लिए बाई यूरेट टेस्ट करते हैं ना, बाई यूरेट टेस्ट करते हैं और हीट कोगुलेशन टेस्ट भी किया जाता है ना। तो राइट आंसर हमारा इसमें हो गया बाइल पिगमेंट फचेट रिएजेंट के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है? बीयर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, बीयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ या फिर ऑल ऑफ एबव? तो इसका प्रिंसिपल क्या है? बीयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, दोनों होता है ना। कैलोरीमीटर सॉल्यूशन के, कैलोरीमीटर होता है सॉल्यूशन के कलर इंटेंसिटी को मेजर करता है। इसका प्रिंसिपल बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ पर बेस्ड होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बाइल साल्ट इन सैंपल? ना, सैंपल में बाइल साल्ट डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? किसकी बात कर रहा है? बाइल साल्ट का। तो हेड टेस्ट, रोथराज टेस्ट, बेंडिक्स मेथड या फिर बायूरेट मेथड? अभी हम लोगों ने देखा था। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हेड टेस्ट। यहाँ पे आपका प्रोसीजर दिया गया है। देखिए, बाइल साल्ट सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, है ना। इस टेस्ट में सल्फर पाउडर को यूरिन सरफेस पर डाला जाता है। अगर बाइल साल्ट प्रेजेंट हो तो सरफेस तुरंत डूब जाएगा, है ना। अगर बाइल साल्ट अब्सेंट हो तो सरफेस पर फ्लोट करता है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हेड टेस्ट होगा। ओके, इसमें देखिए अगर डूब गया तो पॉजिटिव टेस्ट होता है। एक देखिए तो रोथराज टेस्ट, रोथराज टेस्ट कीटोन बेसिस के लिए, बेंडिक टेस्ट रेड्यूसिंग शुगर के लिए, बायोरेट टेस्ट प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोड फॉर हेपेरिन किसकी बात है? कलर कोड ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन का कलर कोड की बात किया ना। देखिए, ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी रेड। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? ग्रीन। कौन सा कलर होता है? ग्रीन होता है। अब एक येलो, ब्लैक, रेड, तो यहाँ सारे आपको दिए गए कि येलो किसका होता है ना, ब्लैक किसका होता है और रेड किसका होता है, सारे दिए गए हैं। सारे चीज़ को आपको याद रखना अच्छे से। तो राइट आंसर हमारा हेपेरिन की बात है तो ग्रीन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास वेयर यूज टू मेक 100 ml ऑफ 20% सोल्यूशन इज। देखें किसका कह रहा है? 100 ml का 20% सोल्यूशन बनाने के लिए कौन सा ग्लास वेयर यूज करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, बीकर, आर्लाइन मेयर सिलेंडर या फिर ग्रेजुएटेड सिलेंडर? तो किसका यूज करते हैं हम लोग? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करते हैं। एक फिक्स्ड वॉल्यूम जैसे कि 100 ml या फिर 250 ml या फिर 500 ml एक्यूरेटली मेजर करता है ना। इसमें एक मार्क होता है जहाँ तक लिक्विड फिल करने पर एग्जैक्ट वॉल्यूम मिलता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन ये बीकर ना, बीकर में अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट लिया जाता है ना कि एक्यूरेटली मेजर लिया जाता है। एक आर्लिन मेयर सिलेंडर का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? मिक्सिंग के लिए करते हैं ना। एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर, देखिए मेजरमेंट की तो होता है, मेजरमेंट के लिए होता है लेकिन सॉल्यूशन प्रिपरेशन और प्रिसाइज वॉल्यूम के लिए नहीं होता है। तो ये मेरा रॉन्ग आंसर होगा। जो एक्यूरेटली मेजर करता है कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट आर एडेड टू डिस्टिल वाटर इन अ कंटेनर, व्हाट टर्म वुड डिस्क्राइब द पोटेशियम ऑक्सलेट? देखिए करा, अगर डिस्टिल वाटर में पोटेशियम ऑक्सलेट के सॉलिड क्रिस्टल डाले जाए तो पोटेशियम ऑक्सलेट क्या होगा? सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉल्वेंट, सॉल्यूट या फिर रिएजेंट? जैसे देखिए, जब हम एक सब्सटेंस को पानी या फिर किसी लिक्विड में घुलने के लिए डालते हैं तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? सॉलिड कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ जो पोटेशियम ऑक्सलेट क्या एक सॉलिड सब्सटेंस है जो डिस्टिल वाटर में डिजोल्व होता है। अब डिस्टिल वाटर में डिजोल्व हो गया तो क्या हो गया? हमारा सॉलिड हो गया। तो पोटेशियम ऑक्सलेट हमारा सॉलिड है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर ए क्लॉट हैज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। अगर ब्लड क्लॉट बनाने के बाद जो लिक्विड पोर्शन बचा रहता है उसे क्या कहते हैं? बफी कोट, सेरम, प्लाज्मा या फिर लिम्फ कहते हैं। तो जो बचा रहता है हमारा क्लॉट के बाद उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब क्लॉट बन जाता है तो जो लिक्विड पोर्शन बचा रहता है
उसे हम लोग सीरम कहते हैं। क्लॉट के बाद जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। ठीक है, सीरम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, प्लाज्मा से अगर हम जो प्लाज्मा होता है इससे अगर हम लोग फिब्रिनोजेन निकाल दें तो हमारा क्या होता है, सीरम मिलता है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट कुड नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन अ सेरम सैंपल। कौन सा टेस्ट सेरम सैंपल पर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी टोटल लिपिड्स, ऑप्शन डी क्लॉटिंग फैक्टर। तो कौन सा नहीं किया जा सकता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स। देखिए क्लॉटिंग फैक्टर्स का टेस्ट प्लाज्मा सैंपल पर होता है, ना कि सेरम सैंपल पर। किस पे होता है, प्लाज्मा सैंपल पर होता है। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं। अब देखिए क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT, APTT और फिब्रिनोजेन टेस्ट भी है, और बाकी जो ऑप्शन है ये हमारा सीरम से मेजर किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, क्लॉटिंग फैक्टर ये प्लाज्मा से किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोज रिजल्ट आज करेक्टली रिपोर्टेड इन। ग्लूकोज का रिजल्ट सही तरीके से किस यूनिट में रिपोर्ट किया जाएगा, ग्राम पर मिलियन मोल या फिर मिलियन मोल पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर या फिर ग्राम पर ml। इसका जो राइट आंसर मिलियन मोल पर लीटर। इसका मतलब है कि 1 लीटर ब्लड में कितने मिलियन मोल ग्लूकोज प्रेजेंट है, यही हमको बताता है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल एक्सेप्ट। तो रिपीट क्वेश्चन है गाइस, इसका कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी एक वाटर सोल्यूबल है, बाकी सारे फैट सोल्यूबल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्यूटेनर ट्यूब विच इज यूज टू कलेक्ट एंड सेपरेट सीरम इज द। सीरम कलेक्ट और सेपरेट करने के लिए कौन सी वैक्यूटेनर ट्यूब का यूज किया जाता है। तो रेड, लेवेंडर, लाइट या फिर SST मीन्स सेरम सेपरेटर ट्यूब। SST का मतलब सेरम सेपरेटर ट्यूब, नाम से पता चल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। SST ट्यूब में एक जेल सेपरेटर होता है, इसमें एक जेल सेपरेटर होता है जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सीरम और ब्लड सेल्स को अलग कर देता है। इसका कैप का कलर कैसा होता है, येलो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्लड स्पेसिमेन कलेक्टेड इन अ हेपेरेनाइज्ड ट्यूब इज सेंट्रीफ्यूज्ड इट विल सेपरेट इनटू। अगर ब्लड स्पेसिमेन को हेपेरेनाइज्ड ट्यूब में कलेक्ट करके सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो ये किस में सेपरेट होगा। देखिए सीरम एंड क्लॉट या फिर प्लाज्मा एंड क्लॉट या फिर सीरम एंड प्लाज्मा क्लॉट होगा या फिर प्लाज्मा बफिकोट एंड RBC में क्लॉट होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो है प्लाज्मा बफिकोट एंड RBC होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हेपेरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अगर हेपेरिनाइज्ड ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो ये 3 लेयर्स में सेपरेट हो जाएगा, प्लाज्मा में, बफिकोट में और RBC में। सबसे ऊपर जो होगा प्लाज्मा येलोइश कलर ना, बफिकोट, उसके बाद बीच में बफिकोट जो कि वाइट कलर में होते हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं WBC और प्लेटलेट इसी में होते हैं, हमारा बफिकोट में होते हैं। एक RBC जो कि सबसे नीचे होते हैं, RBC रेड कलर के होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्यूब वुड बी ड्रॉन फॉर ANA। ANA मतलब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ना। तो कह रहा है ANA टेस्ट के लिए कौन सी ट्यूब यूज होती है, रेड, ग्रे, SST या ग्रीन। देखिए ANA एक इम्यूनोलॉजी टेस्ट है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब ये टेस्ट सीरम पर परफॉर्म होता है ना, इसलिए सीरम कलेक्ट करने वाली ट्यूब यूज की जाती है। तो सीरम कलेक्ट करने वाली ट्यूब कौन सा होता है हमारा, SST सीरम सेपरेटर ट्यूब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेटेड सीरम दैट इज डार्क येलो टू अम्बर इन कलर इज टर्म्ड
कह रहा है अगर सेपरेटेड सीरम डार्क येलो या फिर अंबर हो तो उससे क्या कहेंगे? क्रेनेटेड, लाइपेमिक, जॉन्डिस या फिर एक्टेरिक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टेरिक कहते हैं। देखिए नॉर्मल सीरम जो होता है लाइट येलो होता है, नॉर्मल सीरम लाइट येलो होता है। अगर सीरम डार्क येलो या फिर अंबर कलर का हो तो उसे एक्टेरिक सीरम कहते हैं। एक कलर बिलिरुबिन के ज़्यादा होने की वजह से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A1/6 dilution of serum in water was made. The glucose result was 4 million mol per liter. What is the reported result? है ना? देखिए अगर किसी सीरम का 1/6 डिल्यूशन वाटर में है और ग्लूकोज 4 मिलियन मोल पर लीटर है तो रिपोर्टेड रिजल्ट क्या होगा? तो रिपोर्टेड रिजल्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डाइल्यूटेड रिजल्ट होता है उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर से। तो डाइल्यूटेड रिजल्ट इसमें हमारा कितना है? 4 मिलियन मोल पर लीटर है। और डिल्यूशन फैक्टर कितना होगा हमारा? 6 होगा। 6 क्योंकि 1 यहाँ दिया हुआ 1/6। 1/6 का मतलब है सैंपल के 1 पार्ट और वाटर के 5 पार्ट। तो 1 + 5 पार्ट को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल डिल्यूशन फैक्टर 6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 मिलियन मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।